अनगिनत स्टोरीज हामिद भाई के पास हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सामने नहीं सामने आते नहीं हैं, आ रहे। एक्सपोज नहीं करना चाहते। जब भी आपका अकाउंट खुलता है तो आप नो नेमर्स कार्ड उनसे डिमांड कर सकते हैं, वो आपको विद इन 5 मिनट आपको कार्ड इशू कर देंगे। आपने अगर यहाँ के सेटल होना है तो आपने एटलीस्ट 10 से 15 दिन में गैप रखें, आप वहाँ से अकेले फ्लाई करें। लेकिन वो कमीशन में वो बच गई थी जो इनकी लगी है, लेकिन ये इनका हर बैंक का ज्यादा रोग है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ऑनलाइन बिजनेस में हूँ मैं, तो मुझे करेंसी कन्वर्जन का बहुत अच्छी तरह अंदाज है। आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई आई एम अ फॉरेनर। जब आप ब्रांड एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उसको क्लियर बोले, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने 10 लोगों की टीआरसी लेनी है, आप 10 लोगों का बोले उसको। यूरोप बहुत इजी एक्सेस में है, जो लोग अमेज़न पे काम करना चाह रहे हैं। और हमें सब पाकिस्तानी भाइयों को ऐसे ही करना चाहिए, बेलौस एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें हमारा कोई लालच ना हो। जब भी आप कहीं बाहर कंट्री में होते हैं कि आपकी इंडिविजुअल हैसियत कोई नहीं होती है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपकी पहचान वो होती है। तो वो जो यहाँ बैठ के स्कैम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं अपने चंद रुपयों टकों के खातिर, रुपए भी नहीं कहूंगा मैं, चंद टकों के खातिर, जो लोगों को हलाल करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, एटलीस्ट उन्हें एक्सपोज करें ताकि हम अपना तो कुछ शेयर डालें ना अपनी कंट्री की इमेज को बचाने के लिए। तो प्लीज डू शेयर द योर एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी पहचान पाकिस्तान है, सो यू नीड टू सेव दैट इमेज। ये शाकिब भाई, जवाद भाई हलवा पूरी खिला रहे हैं आज हमें। पूरी और आलू के ओह पराठे। क्या बात है। ये जवाद भाई ने पता नहीं कहाँ से मंगवाए। जवाद भाई कहाँ से मंगवाए हैं? ये यार एक इधर रेस्टोरेंट है हमारे पास ही, इंडियन किचन। अच्छा अच्छा। तो वो पाकिस्तानी खाने सारे मिल जाते हैं उसके ऊपर। ये हलवा पूड़ी इन्होंने मंगवाई है, और ये साथ कौन से पराठे हैं? आलू वाले आलू पराठे के हैं। पराठे। वाह, और ये साथ कॉफ़ी। और ये हलवा है, कैसा है? ओके, एवरेज आप कह सकते हैं, बट अगर आपको पाकिस्तान की याद आ रही है तो आप इंजॉय कर सकते हैं मंगा के। चलें अभी हम इंजॉय करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? आज मेरा व्लॉग है भाइयों के साथ। जवाद भाई हैं, शकीब भाई हैं। शकीब भाई से आप पहले ही मिल चुके हैं वीडियो में। ये जवाद भाई हैं, तो इनसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहले जवाद भाई से मैं इंट्रोडक्शन से दूंगा। इन्होंने टीआरसी फर्स्ट अप्लाई किया है, इनका 26 से 27 दिन में आपका टीआरसी आ गया जी माशाल्लाह। जी। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चले आपने किस तरह लेके चले हैं इसे शुरू से। वालेकुम सलाम, मेरे सब दोस्तों को इस्लाम सुनने वालों को। भाई मैंने एक कंपनी के थ्रू टीआरसी लिया है, और मेरे जो हामिद भाई ने ग्रुप बनाया था उधर ही एक दोस्त था जिस ग्रुप मेंबर ने मुझे इसका नंबर दिया था। फ्यूचर हॉरिजन के नाम से कंपनी है ना। तो मैंने पाकिस्तान में उनसे डील कर ली थी, और क्यों ना कि यहाँ पे मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी, मैंने ज़्यादा देर रुकना नहीं है इधर, तो मैं रेंट वगैरह पे घर नहीं ले सकता था अपना। तो मैं होटल में स्टे कर रहा था कि मैं मुख्तलिफ जगह पे रुकूं और विज़िट करूं कैसा है इस्तांबुल और तुर्की। तो मैंने वहाँ से डील करके टीआरसी अप्लाई किया, और उन्होंने सर्विस मुझे इतनी अच्छी दी। पैसे तो थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं आम टीआरसी से, तो लेकिन सर्विस उनकी अच्छी थी। और जैसे हामिद भाई ने बोला कि 26 दिन में मेरा टीआरसी आ गया ना, तो अभी भी मैं फैमिली के बगैर आया हूँ इधर, और सिर्फ विजिट के लिए आया था कि इधर आप फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। तो मैं तो अपने दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि जो इधर सर्वाइव करना चाहता है, जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है, वो अपने एक्सपेंसेस देख के इधर आए कि पाकिस्तान में उसका बैकअप कितना है। अगर तो उसका बैकअप अच्छा है तो फिर वो आए, और फैमिली को भी जाए फिर साथ लेके आए। तो यहाँ पे मैंने जो अभी तक देखा, जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हैं इफ़ कंपेयर विद सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन का ये होता है वो कहीं भी इजीली मूव हो सकता है, तो उसके ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं इधर होते, और उसको घूमना फिरना आसानी होती है। फैमिली के साथ आप इतना ज़्यादा घूम नहीं सकते जितना आप सिंगल पर्सन घूम सकते हैं। तो बाकी ये हर किसी ने अपने माइंड के हिसाब से आना है इधर। तो इधर आके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिली हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मिली हैं। पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव शेयर कर लेते हैं।
पॉजिटिव में आया था कि भाई इसकी यानी कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, और इधर का वेदर अच्छा है, और मेन जो फोकस इनकी खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना जो वो बहुत अच्छी हैं क्वालिटीज़ में। और मैंने जो अभी तक इधर देखा है कि खाने पीने की चीज़ें और पहनने की चीज़ें इनकी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर भी करें तो हम यानी कि सेम सेम ही बनती हैं, कम बनती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा प्राइस में है, कुछ चीज़ें कम प्राइस में है। लेकिन सबसे जो इधर सबसे ज़्यादा इनका नेगेटिव जो इशू मुझे इधर मिला, हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, मुझे जो मिला इनका वो लैंग्वेज बैरियर है। यानी कि आप गूंगो बहरों की तरह इशारे कर सकते हो, गूगल में भी सिर्फ आप एक बात बता सकते हो, वो आगे से 4 बता देता है, फिर वो आपको समझ नहीं लगती वो क्या कर रहा है। आप तो गूगल में सिर्फ एक अपनी बात बता सकते हो। तो जैसे अभी मुझे टीआरसी कार्ड की वो कॉल आई तो मैंने अपने 8-10 दोस्तों को उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड की, यार भाई ये क्या बोल रहा है मुझे। तो फिर 1-2 दोस्तों ने बताया कि ये आगे से टीआरसी कार्ड आपका आ गया है, वो कहते हैं कि डाक खाने से आगे ले जाओ। यानी कि ये बेसिक चीजें हैं जो हमें बिल्कुल इधर नहीं पता। और अगर कोई दोस्त यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है वो पहले आके इसको देखे, देखने के बाद अपना बजट देखे, नहीं तो वो फिर कुछ दोस्त जैसे यहाँ आते हैं डिसऑर्डर होने के बाद वापस चले जाते हैं, तो वो अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। कहीं भी किसी भी मुल्क में आप जाएंगे ना तो आपके लिए 6 महीने से 1 साल तो ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम्स होगी। लाइक किसी भी मुल्क में, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था जी, यहाँ पे स्कैम की बात होती है कि स्कैम बहुत होते हैं, स्कैम बहुत होते हैं। भाई स्कैम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ स्कैम नहीं होंगे। और मैं अपना आपको शेयर करता हूँ, थाईलैंड में एक दफा गया तो वहां पे मैंने टैक्सी वालों को पैसे दिए ना, तो जब मैं होटल में पहुंचा तो टैक्सी वाले ने जो मुझे बकाया दिए ना वो सारे 2 नंबर थे। तो मुझे तब जाके पता लगा यार ये 2 नंबर नोट मिल गए ना। और पाकिस्तान में देखिए कितने स्कैम होते हैं, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कॉल्स आती हैं, आपका नाम लग गया, आपका प्लॉट निकल आया, ये वो हर मुल्क में भाई स्कैम होते हैं। दुनिया में मेरे हिसाब से कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ स्कैम नहीं होते। लेकिन बंदे को खुद भी अपना फोकस रखना चाहिए, अपना देखभाल के काम करना चाहिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बिल्कुल ही किसी के ऊपर रिलाई करके नहीं आपको चलना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि स्कैम की वजह से डर के ना भागे आप, इधर स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम तो पूरी दुनिया में भाई हो रहे हैं। और ये लोग बहुत अच्छे हैं ना, जो तुर्किश लोग हैं ना, तुर्किश लोग वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको 2 वाक़े शेयर करना चाह रहा हूँ इधर। मैं एवचलार में पहली दफा जो रुका तो मैंने वहां पे खाना खाया, तो वैसे उनसे बात हुई कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उन्होंने, वो जो ओनर था उसने मुझे गले लगाया आके, और मेरा 14 लीरा बिल बना था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पहला एक्सपीरियंस था इधर। तो उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए जब पाकिस्तान का सुना ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई हमन भाई कि यार पाकिस्तान वालों की इतनी इज्जत। और पहला दिन था मेरा तुर्की में ना, पाकिस्तानी की इज्जत है, वो मेरा पहला दिन था तुर्की में ना, जो पहला दिन होता है वो बंदे को यादगार हमेशा रहता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार यानी कि मैं काफी ज्यादा कंट्रीज में गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान की इतनी ज्यादा इज्जत मैंने कहीं भी नहीं देखी ना। हालांकि वो हमारे जो ब्रादर मुल्क हम बोलते हैं कि दुबई है, ये वो है, वहाँ पे बिजनेस भी मैंने किया, लेकिन इतनी इज्जत नहीं मैं वहाँ पाकिस्तानियों की देखी। तो उसके बाद भी मैंने वो एस्क्लास स्ट्रीट में भी वैसे हुआ, वहाँ 25 लीरा मेरा बिल बना, उन्होंने मेरे से बिल नहीं लिया जब उनको पाकिस्तानी का पता लगा। अभी मैं जो मेन बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, वो हमारा यानी कि हम पैदा उधर हुए हैं, वो हमारा दिल और जान है, समझे ना। वो कभी भी बुरा नहीं है और ना वो बुरा हो सकता है, लेकिन उसका जो निज़ाम है ना वो ही बुरा है। पाकिस्तान कभी नहीं बुरा हो सकता। तो मैं जो जितने भी भाई पाकिस्तानी इधर आ रहे हैं, मैं सब पाकिस्तानी भाइयों को यही नसीहत करूंगा कि खुदारा जो हमारी इतनी ज्यादा इज्जत है ना इधर तुर्की में, वो आने वाले 5 या 10 साल बाद इससे ज्यादा इज्जत हो, ना कि इससे कम हो। और हमें, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे आने वाले पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी, भाइयों के साथ भी ऐसा ही होगा। जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ तो मेरे से पैसे नहीं लिए गए, अगर हम बुरा करेंगे तो वो पाकिस्तानी को मे बी नेक्स्ट 5-10 साल में होटल में भी ना अपने घुसने देंगे, यार इसको होटल से भी दूर रखो। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ये लोग भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। बाकी ये जो तुर्किश लोग हैं वो ये बहुत ज़्यादा प्यार बांटने वाले हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ सीरियन लोगों के साथ, और कुर्दिश लोग हैं दूसरे जो। मैं एक होटल में रुका, भाई
कुर्दिश से हो। साकिब भाई ने एक्सप्लोर किया कि कुर्दिश है, मेरे पास होटल में आए रात के टाइम ना, तो उनका रवैया और उनका बात करने का सलीका वो बिल्कुल ही हमें अच्छा नहीं लगा ना, यानी कि बिजनेसमैन वाला रवैया बिल्कुल नहीं था। यानी कि वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना खरदमाग, वो बिल्कुल खरदमाग से लोग हैं। लेकिन जो तुर्किश लोग हैं ना वो इनसे डिफरेंट है, वो अच्छे हैं और आपको मोहब्बत देते हैं, मोहब्बत लेते हैं। बाकी भाई ये इंटरनेशनल है, सारी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, जहाँ इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, फिर यहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो मेरी तो सब भाइयों के लिए यही दुआ है कि सब लोगों को अल्लाह मियाँ यहाँ परेशानियों से दूर रखें और जो आए हैं वो अपने मकसद में कामयाब हों। लेकिन सोच समझ के आएँ, अपना बजट बना के आएँ, बजट के बगैर भाई देखा देखी बिल्कुल ना आएँ। अगर देखा देखी आएंगे तो वो अगर फिर सेंटर में भागना पड़ता है, पीछे ना जाना पड़ता है, कोई और हल ही नहीं होता है इधर रुकने का। क्यों ना को 6 महीने साल तो आपने समझना घर बैठ के आपने खाना है, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते इधर। जबान नहीं आएगी तो आप बिजनेस क्या करोगे, जबान आएगी तो बिजनेस करोगे। तो 6 महीने साल का कम से कम आपके साथ बजट हो तो आप इधर आए, अदरवाइज मैं नहीं कहता कि आप बजट के बगैर इधर मूव हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अहमद भाई आए, अहमद भाई ने अपना कीमती टाइम दिया और साकिब भाई मेरे पास आए। तो खुशी होती है जब पाकिस्तानी सब इधर इकट्ठे होते हैं, अच्छे लोग। तो अल्लाह मियाँ सबको ऐसा ऐसी करने की तौफीक दे जैसे अहमद भाई ने अभी ये ग्रुप बनाया हुआ है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कुछ सीखा ना, मैं ग्रुप से सीख के आया हूँ इधर अकेला ना। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने यानी कि होटल में रह के TRC लिया और ग्रुप के एक मेंबर ने मुझे अपना ये दिया, उनका नंबर दिया हॉरिजन वाला, फ्यूचर हॉरिजन वालों का। वो भी अख्तर साहब है, मैं उनका नाम बता देता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, कराची से हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने गाइड किया। मैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे अच्छे दोस्त ही मिले अभी तक, साकिब भाई मिले हैं, उसके बाद हामिद भाई मिले हैं, जितने ही मिले हैं, नाजिम साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मामले में गाइड किया। तो ऐसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती बाहर जाके ना। अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए भी ये जो ग्रुप है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो सबको अच्छी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। और हामिद भाई का ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा एक समझने के फ़ायदा है कि जो जिसको कुछ भी नहीं पता तुर्की आने के लिए, जो हज़ार 1500 डॉलर दे के TRC बनवाते थे, अगर इस ग्रुप में वो शामिल होते हैं या शामिल हैं तो उनको कम से कम बेसिक्स का पता चल जाता है कि यार ये बेसिक्स हैं। और एक मैं अपने आपके साथ एक्सपीरियंस और शेयर करना चाह रहा था, ग्रुप में भी कुछ दोस्तों का था कि यार डेबिट कार्ड हम पाकिस्तान में जो यूज़ करते हैं ना, वो पाकिस्तानी डेबिट कार्ड इधर आके जो यूज़ करते हैं वो कॉस्टली बहुत पड़ता है। वाकई कॉस्टली पड़ता था, मैंने भी यूज़ किया, साकिब भाई भी ने यूज़ किया, कॉस्टली पड़ा हमें। लेकिन वो इसका इधर भी डिफरेंट है उसका ना। कल मैंने तजर्बा किया, मैंने कल वो डेबिट कार्ड 4 बैंकों में यूज़ किया ना, थोड़ी अमाउंट के साथ। तो यहाँ पे कुछ बैंक सर्विस चार्जेस लेते हैं 8% तक, जो 8% तक सर्विस चार्जेस लेते हैं वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। हमने भी यहाँ जो पहले यूज़ किया वो कॉस्टली पड़ा। लेकिन इधर हाल ही के एक बैंक था मेरा, ABL का था, वहाँ इधर हाल ही में ट्रांजेक्शन मैंने की और मुझे वहाँ सर्विस चार्जेस नहीं पड़े। और यकीन माने कि एक लीरा के ऊपर मुझे सिर्फ 91 पैसे यानी कि ऊपर पड़े। हुंडी का रेट जो इधर चल रहा है ना, हुंडी के जरिए जो आप पेमेंट मंगवाते हैं वो ₹1.25 30 पैसे चल रहा है और आपको हुंडी के रेट से भी कम डेबिट कार्ड पड़ा ना। तो ये मेरा तजर्बा था। मैंने साकिब भाई के साथ भी कल ये शेयर किया था, उन्होंने कहा कि आप ये शेयर करें, किसी आने वाले दोस्त को फायदा हो जाएगा। यानी कि अगर उसको वो उसके ट्रांजैक्शन इधर पाकिस्तान में करना चाहे, पाकिस्तान के कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शन करना चाहेगा, तो अगर वो खालिद बैंक यूज करे तो पहले मेरा मशवरा ये है कि वो छोटी ट्रांजैक्शन करे, यानी कि 100 लीरा की कर ले, 2-3 बैंकों में देख ले, जो सबसे कम कॉस्टली पड़ता है उसमें बड़ी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो उसमें बड़ी ट्रांजैक्शन कर ले। और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो करना पड़ता है ना। फिर तो जैसे कल मैंने एक्सपेंस किया, एक जगह पे मुझे ढाई पाकिस्तानी रुपीज में लीरा ज्यादा पड़ा, तो लेकिन वो एक्सपीरियंस था। छोटी ट्रांजैक्शन में जो है ना आपको प्राइस हमेशा ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फीस है ना वो स्टार्ट ही हर बैंक की 200-300 रुपए से होती है। तो इफ यू वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट, आप जो है एटलीस्ट 1000 लीरा की ट्रांजैक्शन जरूर करें तो आपको सही प्राइस का अंदाजा होगा। बिल्कुल।
और दूसरा जो यहाँ की जो सबसे जो कॉस्टली जो ट्रांज़ैक्शंस है ना, वो क्रांति बैंक से होती है। इवन आप लोकल में भी अगर ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं ना, जैसे मेरे पास रात का मेरा अकाउंट है, तो कल मैंने क्रांति से जो है ना मैंने अमाउंट विथड्रॉ किया था मैंने। तो उन्होंने मुझे ₹12.45 जो है ना मुझसे चार्ज किए, एक लोकल बैंक से ट्रांज़ैक्शन के ऊपर भी। तो अब दूसरे जो बैंक्स हैं, वो चार्ज नहीं करते हैं। इवन आप किसी और बैंक से मैंने बहुत सारे डिफरेंट एटीएम से मैंने ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, वो चार्ज नहीं करते। मगर मैं लोकल में भी जब क्रांति से ट्रांज़ैक्शन करता हूँ ना, तो वो मुझे ठीक-ठाक पैसे जो है ना चार्ज करता है एज़ पर द अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। तो क्रांति तो अवॉइड ही करें, चाहे आपने पाकिस्तान के कार्ड यूज़ करने हैं या लोकल कार्ड यूज़ करने हैं। बाकी जैसे जवाद भाई ने कहा, ट्रांज़ैक्शंस करके आपको अंदाज़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बट ट्रांज़ैक्शन एटलीस्ट 1000 लिरा की करें, तो आपको एक सही पर्सपेक्टिव मिलेगा। जी, और मैंने भी 1000 यानी कि लीरा की ट्रांज़ैक्शन की थी, तो मुझे यानी कि डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। और यहाँ का बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा है, मैंने एक्सप्लोर किया कि बहुत अच्छा है। सेम डे में मैंने अकाउंट का मसला बनता है, जो मेन चीज़ है आने वाले बंदों को ना, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हो सकता है वो कॉस्टली हो, लेकिन जो मैं जिस बात से गुज़रा मैं तो वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने तकसीम स्क्वायर पे अपना अकाउंट खुलवाया, मैंने मेरे पास कुछ डॉलर्स थे, मुझे जहाँ बताया गया था कि होटल में रुका हुआ था कि सेव नहीं रहते ना, मुझे अकाउंट खुलाना मजबूरी थी। तो मैंने तकसीम स्क्वायर में अलबरका ब्रांच में गया, मैंने कहा कि मैंने अकाउंट खोलना है। उन्होंने कहा कि आप ओरिजिन हो, आपके लिए एक चार्जेस फीस होगी कोई, तो आप वो पे कर दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। उन्होंने मेरे से पाकिस्तान का आईडी कार्ड और पाकिस्तान के बिल जो मेरे नाम के ऊपर था वो मांगा, और पासपोर्ट था वो लिया, और 850 लिरा लिए उन्होंने मुझे सर्विस चार्ज मेरे से ना, और मेरा अकाउंट सेम डे खुल गया। और तीनों अकाउंट एक साथ ही खुलते हैं, यूरो में और डॉलर्स में और तुर्किश लिरा में ना। और सबके से मजे की बात कि भाई सुबह मैंने अकाउंट खोला और दोपहर को खाने के वक्त के बाद उन्होंने मुझे कार्ड भी दे दिया, ये आपका कार्ड, आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आप इसको रन कर सकते हैं अभी ना। तो बाद में मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि 850 लिरा के बगैर भी खुलता है, लेकिन उसके लिए आपके पास वो एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो आपके पास बिल होना चाहिए कोई यहाँ का लोकल। तो मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं थी, मैंने बेहतर समझा कि मैं पैसे दे के कुछ भी नहीं चीज़ें पास हो, तो अगर सहूलत दे रहे हैं तो मैं सहूलत उठाऊँ। वो 850 लिरा में मेरा अकाउंट खुला था। तो अकाउंट का ये सीन है इधर। और वैसे ट्रांसपोर्ट का इधर बहुत अच्छा निज़ाम है। और बाकी हामिद भाई ने जितनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं उसमें हर चीज़ एक्सप्लोर कर दी है इन्होंने ना। मैं थोड़ा-सा आपको कार्ड का बता देता हूँ। ये बेसिकली नो नेमर्स कार्ड होते हैं, ठीक है? इस पे आपका नाम नहीं होता है। तो ये आपको हर बैंक जो है ना यहाँ पे विदिन 5 मिनट आपको इश्यू कर देता है। आप अगर नेमर्स कार्ड के लिए जाएँगे तो अगेन आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर आपने फौरी यूज़ करना है, जैसे जवाद भाई को फौरी यूज़ करना था, मुझे फौरी यूज़ करना था, तो मैंने बैंक से कहा कि मुझे नो नेमर्स कार्ड इश्यू कर दें। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। ये पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, आई डोंट नो। पाकिस्तान से मैं आपको बताता हूँ, हमें नो नेमर्स कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे जब भी आपका अकाउंट खुलता है तो आप नो नेमर्स कार्ड उनसे डिमांड कर सकते हैं। वो आपको विदिन 5 मिनट आपको कार्ड इश्यू कर देंगे और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको नेमर्स कार्ड चाहिए होगा तो पहले आपको उसको ट्रैश करवाना पड़ेगा जाके, फिर आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जाके आपको फिर नेमर्स कार्ड वो इश्यू करेंगे। अच्छा, जो रेंट एग्रीमेंट की बात की जवाद भाई ने, मैं उसका भी थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। आप जब भी यहाँ पे कोई घर रेंट पे लें, जो रेंट पे आके रहना चाह रहे हैं, तो आप अपने नाम पे इलेक्ट्रिक बिल बहुत ईज़िली कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जो गैस और वाटर का जो बिल है वो आप ओनर के नाम पे छोड़ दें। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो आपका विदिन 10 मिनट्स आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ना लेके जाएँ बैंक में, आप सिर्फ़ जाके उसको अपना वर्की नंबर देंगे, इनका बहुत सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। उसको आप वर्किंग नंबर देंगे तो उसके अगेंस्ट में आपका एड्रेस शो हो रहा होगा और आपका अकाउंट वो विदिन 10 टू 20 मिनट्स वो ओपन कर देते हैं। आपको कुछ नहीं रखवाना पड़ता। वो आपसे पूछते हैं कि आप डिपॉज़िट कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने किया था, मैंने कहा आई विल बी गोना वायर ट्रांसफर फ्रॉम यूके। तो उन्होंने कहा ओके। और यूके से ट्रांसफर के लिए मैं ट्रांसफर वाइज़ की सर्विस यूज़ करता हूँ। तो मुझे विदिन 20 मिनट्स, या हाँ, मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की थी, एक्स अमाउंट, तो वो मुझे विदिन 20 मिनट्स यूके से यहाँ रिसीव हो गई थी और मेरे काम फिर काफ़ी सारे आसान हो गए थे। तो जो आगे यहाँ रेंट पे रहना चाह रहे हैं, क्योंकि जवाद भाई का एक बहुत डिफरेंट एक्सपोज़र है।
इन्होंने यहाँ पर अभी आके इन्होंने एक्सप्लोर करना है, इन्होंने प्रॉपर्टी बाय करनी है, वापस जाना है, फिर फैमिली को लेकर आना है। तो जैसे जवाद भाई ने बोला वो चीज़ को मैं भी सेकंड करता हूँ। मैंने भी वही तरीका फ़ॉलो किया। आप अगर आ रहे हैं यहाँ फैमिली सेटल करने के लिए, तो आप एटलीस्ट 10 से 15 दिन का मार्जिन रखें कि आपकी फैमिली 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पर आए। क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो आप एक तो फ्री बर्ड की तरह जो है ना कहीं पर भी फ्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी ढूँढना यहाँ पे आसान नहीं है, इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसीजर ओवर हियर। तो मैंने भी यही किया था, मैंने अपनी फैमिली को तकरीबन 15 दिन के बाद 16 दिन के बाद मैंने अपनी फैमिली पाकिस्तान से कॉल की थी, मैंने ठीक है। और मैंने मीनवाइल 15 दिन में यहाँ पे घर रेंट आउट किया, फर्नीचर बाय किया। फर्नीचर की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं हामिद भाई के साथ, जब हम फर्नीचर बाय कर रहे थे। और उसके बाद मैंने अप्लायंसेस बाय किए। उस पे मेरे ख्याल से हम एक पूरी वीडियो अलग से कर सकते हैं, क्योंकि अप्लायंसेस का क्या यहाँ पे चक्कर है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपने अगर यहाँ के सेटल होना है तो आपने एटलीस्ट 10 से 15 दिन का गैप रखें। आप वहाँ से अकेले फ्लाई करें, आके यहाँ घर ढूंढें, उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाएं, तो आपके लिए जो ईज होगा ना वो बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि जब आप घर देखने निकल रहे हैं, आप अपनी फैमिली को होटल छोड़ के नहीं निकल सकते, ठीक है। वो आप उनको फिर साथ कैरी कर रहे होंगे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो आपके साथ 8-10 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब आप घर ढूंढ रहे हैं तो आप गलियों में वॉक कर रहे होते हैं किराले के लिए या इमलाक के लिए, ठीक है। तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा और आप जो है डिसार्ड होके आप फिर वापस जाने का जो है तौहिया कर लेते हैं कि यार मैं वापस जा रहा हूँ, और वो आपको कॉस्टली भी पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना तो आप मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं। जब मैं अकेला था तो मैं मेट्रो में बहुत ट्रैवल कर रहा था। अब जब से मेरी फैमिली आई है, मैं एक दफ़ा भी मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया है। आई एम यूजिंग यूबर, आई टैक्सी या लोकल टैक्सी यूज़ कर रहा हूँ मैं जब से यहाँ पर फैमिली आई है। तो अगर आप पहले दिन ही अपनी फैमिली को साथ में कैरी करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो एक्सपोनेंशियली शूट कर जाएंगे। तो आपका जो फाइनेंशियल रिजर्व है ना वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, और आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, और आप जो है ना वापस भागने की करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 10-15 दिन का मार्जिन रखें, अकेले आएँ, घर ढूँढें, देन अपनी फैमिली को कॉल करें, तो आप बड़ा सेफ साइड खेलेंगे और बहुत अच्छा अमाउंट जो है ना आप सेव कर लेंगे उसके अंदर। तो एक चीज़ इसमें मैंने एक कार्ड की आपने जैसे बताई ना, ये जो एक ज़राअत बैंक मैंने भी जब अकाउंट खुलवाया, आपका तो फ़ौरन खुल गया कार्ड भी। ये बाय नेम जो है कार्ड वो बाद में मिलता है, लेकिन अभी मैंने अकाउंट खुलवाया वाइफ का, उसका जो कार्ड है ना विदिन 1 आवर में उन्होंने बाय नेम कार्ड दे दिया। तो आप जो 1 वीक के बाद कह रहे थे ये मिल जाता है, लेकिन मैंने वाकिफ बैंक में खुलवाया, लेकिन उनका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट था। वो पहले मैं गया, जैसे इन्होंने बताया 700 लिया, उसने भी कमीशन मांगी। फिर मैंने फ्रेंड की कॉल करवाई तो कमीशन वो ख़त्म करके तो इस तरह से उन्होंने अकाउंट खोल दिया। लेकिन उसमें ये हुआ कि उसने नफूस का जो मैंने बताया था, नफूस करवाया था, नफूस का पेपर मैंने दिया, तो वहाँ जाके मैंने वो दिया, सबका मैंने निकलवा दिया, क्योंकि अगर बच्चों को करवाना है उसके लिए भी चाहिए वो पेपर। तो उसने फिर मुझे कार्ड भी उसी टाइम दे दी, विदिन 1 आवर कार्ड प्रिंट करके हर चीज़ उसने मुझे एक्टिव करके दे दी। और ज़राअत का मेरा जो है वो उस पर नेम नहीं है, तो वो उसी टाइम 5 मिनट में मिल गया था मुझे, लेकिन उसके लिए 1 आवर में मुझे मिल गया था ये कार्ड, जिसकी वजह से ये, लेकिन वो कमीशन मेरी वो बच गई थी जो इनकी लगी है। लेकिन ये इनका हर बैंक का ज़्यादा रूल है। इनका अहमद भाई इनके हर बैंक का अलग रूल है। वो मेरी कमीशन नहीं मेरे से उन्होंने ली, वो मेरे अकाउंट से उन्होंने चार्ज किए। वो उनकी फीस थी कोई ना, फॉरेन के लिए उन्होंने कोई फीस रखी, वही वो कमीशन उसमें वो बैंक फॉरेन के लिए कोई फीस रखी थी। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो तकरीबन आई एम नॉट गोना से, मतलब कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो मैं इसलिए यही कहूँगा कि 95% लोग यही बेवकूफ़ी करते हैं कि वहाँ से डॉलर कैरी करते हैं, यहाँ के लीरा में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन के लिए एक तो देखें, आई प्रीफर टू ट्रैवल कैशलेस, ठीक है। तो आप डबल करेंसी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो करेंसी जब भी कन्वर्ट होती है तो उसमें 2.5 से लेके 4.95% तक का जो है ना हमेशा मार्जिन होता है, क्योंकि ये वीट एक्सचेंज के ऊपर कन्वर्जन करेंसी हो रही होती है, तो इतना खास प्रॉफिट नहीं हो रहा होता अनटिल अनलेस आपके पास पहले से डॉलर्स ना पड़े हुए, यूरो ना पड़े हुए। आई प्रीफर कि आप सिर्फ 1000 लीरा लेके वहाँ से ट्रैवल करें और अपने जो पाकिस्तान के जो आपके डेबिट कार्ड्स हैं उनको आने से पहले अपने बैंक कॉल करें और उनसे बोल दें कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए ओपन चाहिए, ठीक है। ओपन करवा के उन्हें आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें और यहाँ पर आके आप डायरेक्ट जो एटीएम्स हैं उनके ऊपर ट्रांजेक्शन्स करें, तो वो आपको बहुत
नॉमिनल पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा और बहुत ईज़ी रहेगा। आप एक तो सेफ साइड पे होंगे कि आपके पैसे कहीं गिर नहीं रहे, चोरी नहीं हो रहे, या आपको परेशानी नहीं है कि यार ये मैं डॉलर्स कहाँ छुपा के होटल में निकलूँ या बाहर लेके ट्रैवल करूँ नहीं करूँ, मेरी जेब ना कट जाए। तो इन सब टेंशन से बचने के लिए आई प्रेफर, और मैं खुद यही करता आ रहा हूँ जब से मैं आया हूँ पिछले 1 महीने से यहाँ पे, कि मैंने वहाँ पे सिर्फ मैं 2000 लीरा लेके मैंने ट्रैवल अपना स्टार्ट किया था पाकिस्तान से, और मैंने लीरा ही लिए थे। मैंने डॉलर्स लेके उन्हें लीरा में आके कन्वर्ट नहीं करवाए थे, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ऑनलाइन बिजनेस में हूँ मैं, तो मुझे करेंसी कन्वर्जन का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ है। तो 3.5 का अगर मैं पहले पाकिस्तान से यूएसडी में करवाऊँ, फिर मैं जब यहाँ पर आके यूएसडी से लीरा में करवाऊँगा, तो फिर मुझे 3.5 का जो है कन्वर्जन रेट चार्ज होगा। तो 7% का लॉस तो मुझे वैसे ही होना है, तो मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं होना उसके अंदर। तो जब आप इतना हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं मूव होने में, तो मतलब वो 1-2 हज़ार का प्रॉफिट मतलब वो समझ में ना आने वाली बात होती है। और उसमें खतरा कितना है, पैसे गिरने का खतरा है, ठीक है, पैसे चोरी होने का खतरा है। तो आप कैशलेस ट्रैवल करें और ये 5-6 हज़ार के चक्कर में ना पड़े। 95% लोग यही मैंने देखा है कि बेवकूफ़ी करते हैं कि वहाँ से डॉलर्स कैरी करते हैं, फिर यहाँ एक्सचेंज ढूँढ रहे होते हैं, वहाँ कन्वर्ट करवाते हैं। अच्छा, आपने जब वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया, कन्वर्जन मनी एक्सचेंज ऊपर था, नीचे था, फ़र्क समझ में नहीं आता है। यहाँ पहुँचे, फ़र्क समझ में नहीं आता है। अब मैंने 18 मार्च को फ्लाइट ली थी तुर्की के लिए, तो उस टाइम लीरा ₹21 एक्सचेंज रेट पे चल रहा था, ₹23 के एक्सचेंज चल रहे थे। अभी लीरा ₹18 का है, तो आप अगर वहाँ पे 50-60 हज़ार लीरा कैरी कर रहे हैं, तो आप तो अभी लॉस में आ गए, ठीक है? उससे बेटर ये था कि अगर आप यहाँ से एटीएम से विथड्रॉ कर रहे हो, तो आप बड़े प्रॉफिट में रहते हैं। अभी आपको ₹9 के हिसाब से लीरा मिल रहा है, ₹19 के हिसाब से, सॉरी। तो अभी तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप अपनी करेंसी कन्वर्ट करवा के आ चुके, तो आप लॉस में, ठीक है? तो अब जैसे अभी इस टाइम रेट अच्छा हुआ है और आप यहाँ रह रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो आप 1000 की जगह आप 5000 लीरा विथड्रॉ कर लें, तो आपको रेट अच्छे मिल रहे हैं। तो वहां से उसी टाइम लेकर आना, तो वो मेरी नजर में इसलिए भी बेवकूफ़ी है। अब जो 1 महीने पहले जैसे मेरा कुछ लोगों ने और ट्रैवल किया, वो उन्होंने 30 से 40 हज़ार, कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लीरा वहां से लेके ट्रैवल किया, तो उन्हें वही ₹22 के हिसाब से रेट पड़े। मगर अभी इस टाइम ₹19 का लीरा चल रहा है, ठीक है, कन्वर्जन के साथ ₹19 समथिंग पैसे का, तो वो अब लॉस में। तो इस तरह के इश्यूज है ना, वो आप बहुत अच्छी तरह बच सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं कन्वर्जन में। मतलब ₹2 का प्रॉफिट तो अभी भी हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तान से अभी 5000 लीरा विड्रॉ करूं अपने पाकिस्तानी अकाउंट से, तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो 1 महीने पहले का रेट था। इनकी करेंसी बहुत वॉलेटाइल है, तो आई रिकमेंड कि आप बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट लेके ट्रैवल ना करें। टाइम टू टाइम विड्रॉ करते रहे पैसे करेंसी कन्वर्जन से, तो बहुत फायदा रहता है उसके अंदर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेंटल के हवाले से, ठीक है? मेरे साथ जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं 2 घर ले चुका हूँ रेंट पे, फिर मैं तीसरा ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे ओवरऑल कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, मैं वो इन शॉर्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का एटलीस्ट जब आप सर्चिंग कर रहे हो हाउसेस के लिए, रेंट के लिए, तो आपको टाइम सेव हो जाए। होता क्या है, जब आप किसी चाय बदीन पे अगर आप लेट से आप देख रहे हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई आई एम अ फॉरेनर, आई हैव नो किमलिक। तो वो आपको उसी टाइम बता देगा कि वो घर फॉरेनर को देना चाह रहा है ऑनर या नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने उसको ये क्लियर कर देना है कि मेरे पास किमलिक नहीं है, मुझे घर के अंदर यूटिलिटीज़ रनिंग कंडीशन में चाहिए, लाइक वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने से कहना है कि मैं वाटर गैस के अलावा इलेक्ट्रिक का बिल अपने नाम पे करवाऊंगा, वाटर गैस ऑनर के नाम पे रहेगा। अगर किमलिक आने के बाद ऑनर कहेगा तो मैं अपने नाम पे कन्वर्ट करवा लूंगा, अदरवाइज वो ऑनर के नाम पे ही रखें, आप सेफ रहेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक का बिल अपने नाम पे रखें। जब भी आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास या किसी एजेंसी में घुसे, एजेंसी हमें बेसिकली इमला कहलाती है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने उसको 3 बातें पहले ही कह देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको कहना है कि आप मुझे आप बताओ कि आपके पास क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आप मुझे दिखा सकते हो। तो वो आपको फिर उसके हिसाब से दिखाएगा। उसको पता होगा कि भाई ये जो है ना फॉरेनर है, ये सिर्फ बिजली का बिल अपने नाम पे करवाएगा। तो वो कंडीशन जब आप पहले डिफाइन कर दोगे, तो वो आपको बता देगा कि मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखा सकता हूँ या नहीं। अदरवाइज होगा क्या कि आप प्रॉपर्टी देखोगे, आप फिर उसको बोलोगे मैं फॉरेनर हूँ, मेरे पास किमलिक नहीं है, तो आपका 1 से 2 घंटे इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा टाइम सेविंग टिप्स हो गई।
अब घर लेते हुए आपने किस बात का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने कभी भी अपना बजट डिफाइन नहीं करना है। आप उसको बोले कि आई वांट सम लग्जरियस या क्वालिटी हाउस बट इट शुड बी चीप, ठीक है। आप उसको जितना अपना बजट बताएंगे ना, वो आपको सस्ता घर भी उस बजट में ले जाके रेंट आउट करवाएगा। ये यहाँ पे ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरह जो रियल एस्टेट वाले के दोस्त होते हैं। तो जो अगर एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी का एवरेज रेंट चल रहा है तो वो उससे हमेशा ज़्यादा कोट करेगा आपको। इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस विद मी। अ कपल ऑफ डे अगो मैंने एक रियल एस्टेट एजेंट से घर देखने गया। उस एरिया में 2+1 का जो रेंट चल रहा था वो 1400 से 1600 लीरा चल रहा था। उसने मुझे 2000 लीरा बोले और फिर उसने मुझे कहा कि 750 में मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये जो है रियल एस्टेट का जो ऑनर है उसका दोस्त का घर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप कभी भी अपना बजट डिफाइन ना करें। आप उसको है तो बोलेंगे बस मुझे लग्जरियस और चीप घर दिखा दो, मुझे समझ में आएगा तो हम रेंट पे बात कर लेंगे। या जो अगर आपने बजट डिफाइन करना ही है तो आप हमेशा 30-40% लेस लेके बजट डिफाइन करें, ताकि आप भी थोड़ा ऊपर जा सकें और वो भी थोड़ा नीचे आ सकें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपका टाइम बहुत सेव होगा, अदरवाइज आप बहुत टाइम ज़ाया करेंगे घर को ढूंढने के लिए। अच्छा, सैटरडे को मेरा एक और एक्सपीरियंस हुआ। मैंने साहिबुद्दीन पे घर देखा, उसके एड प्राइस थे 2600 लीरा, 2+1 था जमहूरियत के अंदर। मैं घर से निकला, आधे घंटे की ड्राइव थी, मैं एजेंसी पहुंचा तो उसने मुझसे ऐड कंफर्म करने के लिए उसने ऐड अपने लैपटॉप पे खोला। वो ऐड मेरे घर से निकल के वहां पहुंचने तक आधे घंटे के अंदर उसने उसके प्राइस इंक्रीज करके 3000 लीरा कर दिए थे, ठीक है। और मुझे कहती कि 2800 में आपको मिल जाएगा, हम ऑनर से बात कर लेंगे। तो मुझे अंदाजा हुआ जो यहाँ पे रेंटल गारंटी का जो चक्कर चलता है, ठीक है, जो फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको रेंटल गारंटी दी जाती है, तो वो सारा पैसा इनकी अपनी जेब में आ रहा होता है। तो ये फॉरेनर्स देख के आपको वहां पर भी जो है ना एक तरह का स्कैम तो नहीं कहूंगा मैं इसको, चूना लगाना कहते हैं या ज्यादती करना कह रहे हैं आप इसको, ये स्कैम में नहीं आता, आपके पैसे डूब नहीं रहे। स्कैम का मतलब है कि आपने 100% लगाया और आपको 0% आपको रिटर्न आया, इसमें आपका पैसा डूब नहीं रहा, स्कैम नहीं है, ये एक तरह का बस वे ऑफ चीटिंग है या ज्यादती करने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये मेरे साथ सीन हुआ। तो बाकी यही है कि आप जब भी रेंटल के लिए घर निकलें आप क्लियर रहें अपनी टर्म्स के अंदर, आपने जो करना है उस चीज़ों में क्लियर रहें। आप जितना अपने आप को दबाएंगे कि यार मैं तो यहाँ पे फॉरेनर हूँ, मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं है लैंग्वेज बैरियर की। गूगल ट्रांसलेट यूज़ करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यूज़ करें। ठीक है आपको टाइम लगेगा अपनी बात कन्वे करने में, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड इन्हें समझ में नहीं आ रहे होते हैं, जो ट्रांसलेशन हो रही है, क्योंकि हर एरिया की ना अपनी लोकल लैंग्वेज भी होती है। जैसे हमारे यहाँ है, अगर आप पंजाब साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर भी पंजाबी भी 4-5 तरह की बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो लैंग्वेज में हैं बट वो लोकली यूज नहीं हो रहे होते, तो वो समझ में भी नहीं आते जब गूगल ट्रांसलेट कर रहा होता है। बट रिलाई ऑन द टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू द ह्यूमन, ठीक है। आप बोले कि यार मेरा दोस्त है फला या ये बहुत अच्छा बंदा है, उससे बेटर है कि आप टेक्नोलॉजी पर रिलाई करें। मैंने 2 घर लिए भी, मैं तीसरा देख रहा हूँ। मैंने किसी बंदे की हेल्प नहीं ली, किसी बंदे को नहीं कहा मुझे किसी एजेंट का नंबर चाहिए, टीआरसी अप्लाई करी, मैंने घूमा फिरा देखा। अच्छा एक चीज मैं और डिफाइन कर दूं आपको कि कंपैरिजन के लिए जितना आप रिसर्च करेंगे उतना फायदा है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमने किया वही सही है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपने गलत किया, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा 2 चीज़ों में होता है, आप दूसरी चीज़ को भी देखें, दूसरे एंगल से भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। बाकी रेंटल में यहाँ एज सच इशू नहीं होता है। और एक और चीज़ जो रेंटल के हवाले से मैंने सुनी थी, आई डोंट नो वो कितनी सच है, क्योंकि मुझे कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने हाँ पे पैसे भी कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा सच तो कुछ नहीं होता है कि अगर जो आपका लैंडलॉर्ड है उसका किमलिक भी अगर 5-6 महीने में एक्सपायर हो रहा है या 8 महीने में एक्सपायर हो रहा है तो आपको टीआरसी कम आती है। ये मैंने सुना है, आई कांट वेरीफाई दिस थिंग, बट अच्छा है कि अगर आप लैंडलॉर्ड की किमलिक की कॉपी लेके अपने पास रख लें। आप सिर्फ एजेंट को ये बोलें कि मुझे किमलिक की कॉपी चाहिए ऑनर की, मुझे टीआरसी में अटैच करनी, तो वो आपको इजीली दे देगा। और एक और चीज़ जो हमारे ग्रुप मेंबर ने कल उनसे मिसहैप हुआ, एक अच्छी प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल गई। रियल एस्टेट एजेंट
रेंट एग्रीमेंट नोटराइज नहीं करता, वो आपने खुद ही नोटराइज करवाना है तो आप उससे बोलिएगा भी नहीं कि मुझे नोटराइज करवा दे, वो उसको बहुत गलत पर्सपेक्टिव में जो है ना वो लेके जाते हैं, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट के हवाले से एक और बात, वो हामिद भाई ने आई थिंक शायद डिफाइन की है या नहीं की है, एक 1+1 के ऊपर आप सिर्फ 5 से 6 लोगों की टीआरसी ले सकते हैं, 6 लोगों की। 2+1 के ऊपर आप जो है ना 8 से 9 लोगों की टीआरसी ले सकते हैं, और 3+1 के ऊपर आप 12 लोगों की टीआरसी ले सकते हैं। बट जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो सबके नाम और सबके पासपोर्ट नंबर उन रेंट एग्रीमेंट्स के अंदर होने चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, फिर उन्हें बाद में प्रॉब्लम आ रही थी, वो फिर अगेन एजेंट के पास जाते हैं, तो फिर एजेंट कहता है कि यार ये है वो आपसे फिर 200-300 लीटर चार्ज कर लेगा नया रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए। जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उसको क्लियर बोले, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने 10 लोगों की टीआरसी लेनी है, आप 10 लोगों का बोले उसको, उन सबके नाम, उन सबके पासपोर्ट नंबर आप उसमें लिखवाएं, स्पेशली अडल्ट के, ठीक है, वरना ये फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, टीआरसी मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, रिजेक्शन हो सकती है। तो दिस इज अ मस्ट डू थिंग, सबके नाम और पासपोर्ट नंबर उसके ऊपर होने चाहिए। बाकी और मेरे नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा है रेंटल के एक्सपीरियंस लाइक जितने आप जैसे अकेले हैं, जितने फैमिली मेंबर आपके आने हैं उनके पासपोर्ट आईडी हर चीज वो मेंशन करवाएं, अपने रेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आप बनवाएंगे उस पे पासपोर्ट नंबर, नेम, ये जैसे बताया जाने हर चीज उस पे मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने टीआरसी अप्लाई करनी है तो उसके लिए वो जरूरी है। अच्छा, एक मैं बड़ा मजे का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पेरेंट्स का ना कंफर्म नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे या स्टे करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 3+1 लिया था। तो मैंने क्या करा कि मैंने उनके नाम और उनके पासपोर्ट नंबर भी मैंने डलवा दिए। मैंने कहा अगर वो आएंगे, उनका रुकने का मूड होगा तो टीआरसी इशू करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब वो आए तो उनका खैर वो आ भी गए, उनका मूड भी बन गया रुकने का। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सीन है और आप बड़ा घर ले रहे हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट में डलवा दें, पहले से डलवा दें, ताकि आपको टीआरसी इशू करवाने में कोई मसला ना है। मैंने भी यही किया था, मैंने उसको बोला था कि 9 बंदों की फैमिली है, मैंने सबके पासपोर्ट नंबर, सबके नाम उस पर डलवा लिए थे। ये लोग मेरी फैमिली के बाद आए, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने 3-4 दिन बाद मुझे कहा कि यार चलो हम भी स्टे कर लेते हैं, तो टीआरसी के लिए रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी वो चीज़ कर चुका हूँ, मेरे रेंट एग्रीमेंट पे आपके नाम और पासपोर्ट नंबर है, सिग्नेचर है लैंडलॉर्ड के, मैं उसी पे आपकी टीआरसी अप्लाई कर दूंगा, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ भी अगर फैमिली में आपके पेरेंट्स ने आना है, बाद में आना है, 6 महीने बाद आना है और आप बड़ा घर ले रहे हैं, तो आप उनके नाम और पासपोर्ट नंबर डलवा दें। मतलब उसमें लैंडलॉर्ड को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप एक बड़ा घर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने 3+1 लिया है, तो इनके यहाँ तो 3+1 का मतलब है कि 6 लोग तो रहेंगे उसके अंदर, ठीक है, या 8 लोग तो रहेंगे। तो अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का सिचुएशन है जैसे मेरे साथ थी, मेरे पेरेंट का कंफर्म नहीं था कि आएंगे नहीं आएंगे या रुकेंगे नहीं रुकेंगे, तो मैंने अपने रेंट एग्रीमेंट में पहले डलवा दिया था। मैंने कहा आएंगे रुकेंगे तो मैं करवा दूंगा। तो ये भी चीज़ है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही किया। और बाकी एज सच रेंटल के हवाले से और कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपने यही जो बातें मैंने बताई हैं उन्हीं का ख्याल रखना है। एजेंटों के चक्कर में पड़ने की कोई नीड नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, समझ में आता है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं लैंग्वेज बैरियर होगा, ठीक है। और तुर्की में इसलिए ज्यादा है बिकॉज दे आर वेरी क्या कहते हैं उसको, हुब्बुल वतन, पैट्रियोटिक लोग हैं, ठीक है। तो वो अपनी लैंग्वेज, अगर इन्हें इंग्लिश आती भी है तो ये बात करने को अवॉइड करते हैं। सीधा सीधा आप गूगल ट्रांसलेट यूज करें, अपनी बात कन्वे करें और अपने काम करें। आप किसी को भी पकड़ेंगे, देखें वो स्कैम में नहीं आता, आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं, एंड टाइम इज मनी। ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि टाइम इज मनी। अगर वो अपना टाइम दे रहा है, वो पैसे पे चार्ज कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, दिस इज नॉट अ स्कैम। यार आपने उस बंदे की सर्विसेज ली है, वो फीस सबिलिल्लाह नहीं बैठा हुआ आपके काम करने के लिए, ठीक है। अब ये ना उसने आपकी जेब काटी है, आपने अपनी खुशी से उसको पैसे दिए। हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ, माशाल्लाह से हमारा ग्रुप डे बाय डे काफी बड़ा होता जा रहा है। 180 लोग अभी तक हो चुके हैं हमारे ग्रुप में, और सबका परसेप्शन यही है कि ये स्कैम होता है। नहीं यार, दिस इज सर्विसेज जो वो ऑफर कर रहा है और आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी सर्विसेज के कोई कम एक्सपीरियंस में तो वो कम पैसे चार्ज कर रहा है,
कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस में तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये स्कैम में नहीं आता, या ये आपकी अपनी कोताही है कि आपने आने से पहले रिसर्च नहीं करी, आपने आने से पहले चीज़ों को प्लान नहीं किया, ठीक है? अब मैं अपना आपको इस बताता हूँ कि मैंने आने से पहले इवन आई हैव सम पेजेस व्हिच आई एम गोना शेयर, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मेरे डायरी के कुछ पेजेस हैं, उसमें मैंने जो किचन के अप्लायंसेस के एक्सपेंसेस, किचन वियर के एक्सपेंसेस, फर्नीचर के एक्सपेंसेस, मैंने वो तक जो है ना कॉस्ट अपने पास लिख के रखी हुई थी कि ये मेरे प्लान का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आके मैं खाली घर तो उनमें नहीं रहने वाला था। तो अब एक साहब है, मतलब हाँ मुझे पता है हामिद भाई जो है ना वो आवाज बीप डाल देंगे उसके ऊपर, बाद में उस पे कर लेंगे। मैं अभी दूसरी पे आता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था, आप ऑनलाइन बिजनेस है आपका, जी जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं काफी सालों से, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मैंने तो अभी स्टार्ट लेना है उसमें, तो आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके बारे में आप क्या प्रेफर करते हैं लोगों, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का काफी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन है। प्रॉब्लम उनके लिए जिन्होंने आके यहाँ पे रेस्टोरेंट करना है या दूसरा बिजनेस करना है उनके लिए, लेकिन आपका बिल्कुल चेंज है सिनेरियो, इसलिए आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? आप लोगों को क्या पैगाम देंगे कि ऑनलाइन बिजनेस वाले यहाँ किस तरह इजी सर्वाइव कर, उनके लिए क्या बेस्ट है यहाँ पे? बेस्ट आपके लिए ये है, यहाँ पे जैसे यूरोप बहुत इजी एक्सेस में है, जो लोग अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं तो वो बहुत इजीली जो है ना यूके के अंदर पूरी अमेजोन की एक मार्केट है, आप काम कर सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इजी आपको यहाँ से पड़ेगा, चीप पड़ेगा, ठीक है। बाकी मुझे अमेजोन का एज सच तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो काम है वो वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट डेवलपमेंट का और डिजाइनिंग का काम है मेरा, ठीक है। या कैंपेन्स हो गई हैं एसईओ की, एसईएम हो गया, हम इन चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। और हमारे पास मतलब हम किसी पोर्टल्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे अपने सिलेक्टेड एजेंसीज हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं अभी नॉर्वे की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स की जो कंपनी है, उनके अपने कोई 30-40 ब्रांड्स हैं और 8-10 बड़े स्टोर्स हैं ई कॉमर्स के, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे क्लाइंटल्स हैं जिनके अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हमारे आवरली बेसिस से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लोकली कोई बिजनेस नहीं करना पड़ रहा है अभी, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी कंट्री में आ रहे हैं और आपने वहाँ लोकल मार्केट में पेनिट्रेट नहीं करा तो आपने अपना पैसा भी वेस्ट किया, टाइम भी वेस्ट किया और आपने कोई बिजनेस नहीं किया। मैं ऑनलाइन बिजनेस को हम लोग ऐसे इतना अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं। अब पाकिस्तान में ये था कि लोकल मार्केट कैप्चर करने का मतलब है कि आपने सिर्फ सर्विसेज देनी है, आपको पैसे नहीं मिल रहे। मैं आपको इतने बड़े बड़े वहाँ के नाम बता सकता हूँ जिनके पास मेरे अभी भी लाइक मिलियंस में पैसे जिन्होंने देने हैं मुझे। मैं कोई उसमें वहाँ का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके बाद वहाँ के 2 रेपुटेड टीवी चैनल्स हैं, वहाँ की बहुत मशहूर हीरोइन है जिन्होंने मेरे पैसे भी देने हैं सर्विसेज के अगेंस्ट में, ठीक है, जो मैंने उनको प्रोवाइड की थी। यहाँ पे मुझे लगता है कि लोकल में काम करने के एटलीस्ट आपके पैसे नहीं रुकेंगे जब आप काम करेंगे लोकल में। और इंशाल्लाह इवन रमजान आई एम गोना एक्सप्लोर द लोकल मार्केट और फिर देखूंगा कि यहाँ किस तरह काम हो सकता है। मुझे 1-2 ऑफर्स हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं एज अ मार्केटिंग स्टाफ और आप हमें ऑपरेशंस प्रोवाइड करें, बट क्योंकि अभी रमज़ान शुरू हो जाएंगे 2 दिन के बाद और मैं अभी भी फैमिली को और घर को सेटल करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी भी ग्रोसरीज चल रही है, शॉपिंग चल रही है। तो माय प्लान इज कि मैं रमज़ान के बाद लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा और टाइम टू टाइम फिर हम तो वीडियोस करते रहेंगे या ग्रुप के अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो शेयर करते रहेंगे। बस यही है। बाकी अमेज़न का काम यहाँ से इसलिए ज़्यादा अच्छा चल सकता है कि गुड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको, क्योंकि या तो आप यूएस में बहुत बड़ी मार्केट है अमेज़न की या फिर यूके की मार्केट बहुत बड़ी है। तुर्की की मार्केट का मुझे अंदाज़ा नहीं है और मुझे एज सच कोई खास प्रोडक्ट लिस्टिंग नज़र भी नहीं आई है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दे आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल। तो अगर यहाँ किसी मॉल के अंदर 2 जैकेट्स लगी हुई हैं जिसपे मेड इन यूएस या मेड इन चाइना लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है मेड इन टर्की, तो 95% या 90% जो पीपल है ये चांसेस हैं सेल होने के वो मेड इन टर्की वाले जैकेट्स होंगे एज कम्पेयर टू द मेड इन चाइना। तो आई थिंक जो मैंने अमेज़न तुर्की देखा था मुझे वहाँ पर भी एज सच कोई बहुत ह्यूज गुड्स नज़र नहीं आए लिस्टिंग के लिए जिस तरह आपको यूएस में या यूके में नज़र आते हैं।
वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस नजर आती हैं। बट अगर आप यूके की मार्केट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से तो बैठ के एटलीस्ट इजीली गुड ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि नियर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, चीप होगी। बट अगेन जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो तुर्की से काम कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर इसको जो है ना आपको हाईलाइट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अमेजोन का ये फायदा है ना, जो लोग पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बाहर का यूज करते हैं, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप टर्की का अकाउंट बना के तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं यूके के अंदर। यूके के अंदर आई थिंक शायद ये रिस्ट्रिक्शन है। उसमें लास्ट मंथ आई हर्ड के अमेजोन ने, जिन्होंने अलीबाबा पे काम किया, भाई दे नो कि उनका एक सिस्टम था कि वो वेंडर को वेरीफाई करते थे विद इन कंट्री। और यहाँ पे अलीबाबा के पाकिस्तान में भी ऑफिसेस थे, मुख्तलिफ कंट्रीज में ऑफिसेस खुले हुए थे उनके। वो पूरा आपको क्रॉस चेक करते थे कि वेरिफिकेशन सबमिट होती थी, देन यू गोना स्टार्ट सेलिंग ऑन अलीबाबा। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर Amazon had started on last month I heard, I didn't verify it, कि अब वहां पे वो वेंडर पूरा प्रॉपर चेक कर रहे हैं लिस्ट करने से पहले, और उसके बाद वो लिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जो पाकिस्तान से लोग काम कर रहे थे वो क्या करते थे कि वो वर्चुअल सर्विसेज बाय करते थे, मेल फॉरवर्डिंग की, टेलीफोन की, और वो एलएलसी तो खैर वो आपकी 60 पाउंड के अंदर ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती थी। तो अब वो जो आपका फॉरवर्डिंग एड्रेस है वो उसको प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आप वहां बैठे हुए हो या नहीं हो। ये मैंने लास्ट मंथ सुना है कि इन्होंने इस तरह कुछ सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, बट डे बाय डे वो जाहिर है वो उस पे सख्ती लाई जा रहे हैं ना। हाँ, तो ये मैंने सुना था, बट आई एम गोना वेरीफाई इट विद अ कपल ऑफ सोर्सेज, तो मैं फिर उसमें बात कर लेंगे बाद में। बट मैंने सुना था कि मैंने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिए, तो ये वर्चुअल वाला सीन अब ज्यादा चल नहीं रहा है। बट और ये कंट्री वाइज ही होता है। अगर मैं तुर्की में अकाउंट बना हुआ तो मैं यूके लिए मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी भी अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं तो अकाउंट आपको यूके में ही बनाना पड़ेगा। बट आई थिंक यहाँ से बैठ के फिर भी आप बहुत ज्यादा हद तक फैसिलिटेट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से मनी मूवमेंट और दूसरी चीजें भी जो है ना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो है जिन्होंने यहाँ काम करना है। और फिर जो यहाँ परमानेंट रहना चाह रहे हैं, सिटीजनशिप लोग बाय कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरी शेंगन टेरिटरी जो है ना ओपन हो जाएगी पासपोर्ट के बाद, जो फॉरेन एक्सप्रेस सिटीजनशिप पे जा रहे हैं। तो एक वो बहुत बड़ी मार्केट है काम करने के लिए हमारे बिजनेस के हवाले से खास तौर पे। और भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मतलब जो जिस फील्ड से है वो ज्यादा बेटर उसको डिस्क्राइब कर सकता है। बट मेरी नजर में ये है कि अगर मैं पासपोर्ट ले लूँ तुर्की का, तो मेरे लिए शेंगन टेरिटरी पूरी खेलने के लिए ओपन हो जाएगी। मैं उसमें बहुत इजीली और बहुत ज्यादा काम, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमें जो आती है, जो हम खुद फील करते हैं कि हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट भी उठा लें, अगर हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस कंट्री के अंदर तो हमें वो प्राइज नहीं मिलते हैं। अभी लास्ट मंथ मैंने स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने क्लोज किया, तो वो मेरे ख्याल से कंपनी ने तकरीबन $60,000 का उन्होंने उठाया हुआ था, और हमें वही 8, 10, $12,000 उन्होंने पे किया। तो लोकल प्रेजेंस कंट्री के अंदर होना, तो हम तो उसको इस तरह देख रहे हैं कि यार ठीक है, हम अगर पासपोर्ट लेंगे तो हमारे पास शेंगन टेरिटरी हम इजीली विजिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल पाकिस्तान से वीजा लेना है शेंगन का, ठीक है। बेनिफिट है, हम प्रेजेंस बना सकते हैं शेंगन टेरिटरी के अंदर। तो बेनिफिट तो ऑब्वियसली है आपको बहुत। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात सबको पता है। आई एम नॉट गोना से कि मेरा कंट्री बहुत बुरा है, नहीं। जैसे जवाद भाई ने कहा कि हमारा निज़ाम और हमारे जो हुक्मरान है वो बुरे, ठीक है। और बस यही मसला है कि हमारा जहाँ पासपोर्ट रैंक करता है वो रियलिटी है। अगर हम उसको भी कोट ना करें तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे वो बहुत मशहूर कहावत है उर्दू के अंदर के बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, तो हम लोग भी वही वाली बात करेंगे। आप उसको अगर नेगेटिव लेना चाहें तो इट्स अप टू यू। बट 2 साल पहले मैंने यूके का वीजा अप्लाई करा। मेरे पास जो उसके सपोर्टिंग लेटर्स थे, वो प्रेस एसोसिएशन यूके का सपोर्टिंग लेटर लगा हुआ था कि ये हमारे गेस्ट हैं और हमें इनवाइट किया है प्रोजेक्ट के लिए। और जो यूएस की सबसे बड़ी वेब एजेंसी थी जो वहाँ पे व्हाइट हाउस की ऑफिशियल फॉरम्स वेबसाइट्स को मेंटेन करती है, उनका लेटर था कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बावजूद भी सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था यूके का। तो ये मतलब ये तो रियलिटी है, यू कैन से इट्स अ हार्श रियलिटी। अगर आपके पास तुर्किश पासपोर्ट है तो आप ऑब्वियसली यू नॉट गोना फेस दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, आपको एक बड़ा अच्छा मार्केट टेरिटरी मिल जाएगी काम करने के लिए।
But inshallah, after Ramadan, I'm gonna explore the local market and will share the experience time to time with Hamid Vlogs, inshallah. थैंक यू सो मच शकीब भाई एंड जवाद भाई, आप लोगों ने टाइम दिया और इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, जवाद भाई ने और शकीब भाई ने। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी बातें मज़ीद आपको बताएंगे। अभी के लिए कोई आपका पैगाम? जी, मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जैसे अख्तर भाई ने और नाज़िम भाई ने मुझे बैक पे सपोर्ट किया और बेलो सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे खुशी हुई कि एज ए कौमियत उन्होंने, अख्तर भाई कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और नाज़िम भाई लाहौर से और मियाँजम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार पाकिस्तानी इधर आ रहे हैं तो हम पाकिस्तानी को सपोर्ट करें। और बेलौस उन्होंने सपोर्ट किया प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टीआरसी के बारे में। और हमें सब पाकिस्तानी भाइयों को ऐसे ही करना चाहिए, बेलौस एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें हमारा कोई लालच ना हो। तो वो बाहर जो आते हैं प्रदेश में, उनकी हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। और जो मैंने फ्यूचर ओरिजिन की पहले बात की थी, वो लास्ट में क्लियर करता चलूँ कि वो मैंने अपनी आप बीती सुनाई है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, जिस बंदे ने भी करना है अपना सोच समझ के अप्लाई करे किसी के पास भी। लेकिन मैं एज ए बिजनेसमैन, मैं उनकी सर्विसेज से बहुत मुतासर हुआ हूँ। तो लास्ट में यही पैगाम मेरा है कि हर बंदा अपना सोच समझ के स्टेप उठाए और हमेशा पाकिस्तान को मद्देनजर रखे, पाकिस्तान का नाम ना करने की कोशिश करे। आप तमाम भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा। अगेन वही बात जो जवाब मैंने की कि एटलीस्ट तुर्की मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड में वो वाहिद कंट्री होगा जो पाकिस्तानियों को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कोर हमें वो रिस्पेक्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो जिस तरह के हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, लोगों की आप बेटी सुन रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी आके पाकिस्तानियों के साथ स्कैम कर रहे हैं, दूसरे नेशनल लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो एक तो हमें उन्हें एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है। आई डोंट नो कि हम लोग डरते क्यों हैं। ऐसी बहुत अनगिनत स्टोरीज हामिद भाई के पास हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, एक्सपोज नहीं करना चाहते। वी शुड एक्सपोज देम, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि वो एज ए इंडिविजुअल नहीं है। जब भी आप कहीं बाहर कंट्री में होते हैं कि आपकी इंडिविजुअल हैसियत कोई नहीं होती है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपकी पहचान वो होती है। तो वो जो यहाँ बैठ के स्कैम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं अपने चंद रुपयों टकों के खातिर, रुपए भी नहीं कहूँगा मैं, चंद टकों के खातिर, जो लोगों को हलाल करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, एटलीस्ट उन्हें एक्सपोज करें ताकि हम अपना तो कुछ शेयर डालें ना अपनी कंट्री की इमेज को बचाने के लिए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो हामिद भाई के साथ कॉन्टेक्ट में हैं या जो लोग हामिद भाई के चैनल को फॉलो करते हैं और वो आके अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, काइंडली डू शेयर, एक्सपोज देम, ताकि अगर आप लॉस बेयर कर चुके हैं तो शायद कोई और ना करे और आपकी ये अदा जो है अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला आपको कहीं और से उस लॉस से बढ़ के कंपनसेट कर दें। तो प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी पहचान पाकिस्तान है, सो यू नीड टू सेव दैट इमेज। कहीं ऐसा ना हो कि 8-10 साल का हमारा भी वही हाल तुर्की में हो रहा हो, जो हमारे जिनको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं, दुबई और सऊदीया, जहाँ पे आप 40-40 साल लगा के भी आपको नेशनलिटी नहीं मिलती है। तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि डू शेयर योर स्टोरीज एंड वी विल गिव यू द एयर टाइम ऑन हामिद व्लॉग्स। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आप दोनों का और आप सबका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।